नमस्कार बंधुओं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित रहता हूँ। और आज जिस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है टीपू सुल्तान की शासन व्यवस्था। टीपू सुल्तान, जिनको शेर ए मैसूर कहा जाता था और जिन्होंने अंग्रेजों से ज़बरदस्त टक्कर ली थी और बहुत ही अच्छा शासन चलाया था। तो मैसूर राज्य उस समय भारतीय इतिहास का एक बहुत ही शक्तिशाली और सुव्यवस्थित राज्य था, क्योंकि उसकी प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। टीपू सुल्तान ने जो व्यवस्था की थी अपने राज्य के अंतर्गत, उसका अध्ययन करने के लिए हमने उसके दो तीन भाग किए हुए, दो तीन स्तर किए हुए हैं, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, जिसका टॉपिक है टीपू सुल्तान की शासन व्यवस्था। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य को विभिन्न स्तरों पर बांट रखा था, जिससे कि शासन व्यवस्था सही तरीके से चल सके। और इसमें सबसे पहला जो स्तर था वो था केंद्रीय स्तर, यानी सेंट्रल लेवल पर किस तरीके से शासन को चलाया जाए, उसकी व्यवस्था टीपू सुल्तान ने की थी। तो टीपू सुल्तान जाना माना इसको कहना चाहिए एक वैज्ञानिक राजा था, एक प्रशासनिक राजा था और एक कल्याणकारी राजा था, क्योंकि उसने जनता के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। तो इस पूरी की पूरी व्यवस्था में किस तरीके से उन्होंने नियोजन किया था या प्लानिंग की थी, वो हमें देखना है। तो केंद्रीय स्तर पर जो अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति था वो स्वयं टीपू सुल्तान था। सभी विभागों से संबंधित अंतिम निर्णय टीपू सुल्तान के द्वारा लिया जाता था। लेकिन अलग अलग विभाग की व्यवस्था करने के लिए उसने जो विभाग बना रखे थे, उनके मुखिया थे, उनको पूरा अधिकार था कि वो अपने विभाग की प्रशासन व्यवस्था को देखें और अंतिम रिपोर्ट टीपू सुल्तान के पास प्रस्तुत करें। टीपू सुल्तान जो भी चाहेगा वो उसमें परामर्श दे करके आवश्यक परिवर्तन करवा सकता है। तो जो विभाग थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग था राजस्व एवं वित्त विभाग, यानी पूरे राज्य की जो व्यवस्था थी राजस्व संबंधी या राजकोष संबंधी, उसको चलाने के लिए और वित्तीय व्यवस्था करने के लिए जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको कहते हैं मीर आसिफ कचहरी। मीर आसिफ कचहरी के नाम से ये अधिकारी होता था जो पूरी की पूरी व्यवस्था देखता था। उसके बाद दूसरा था सैन्य विभाग, सेना का विभाग। हम आपको बताना चाहेंगे कि टीपू सुल्तान के पास बहुत ही सुसंगठित और सुसज्जित थल सेना थी, और थल सेना के साथ साथ उनके साथ नौसेना भी थी। तो नौसेना के लिए उन्होंने अलग विभाग बना रखा था और थल सेना के लिए अलग विभाग बना रखा था। और मीर मीरा कचहरी नामक जो अधिकारी होता था वो सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सेना में भर्ती करना, सेना को प्रशिक्षित करना, उसकी वेतन की व्यवस्था करना, उसकी सुविधाओं की व्यवस्था करना, उससे संबंधित साज सामान की व्यवस्था करना, ये सारा का सारा काम इसी अधिकारी के अंडर में होता था। और जो अन्य अधिकारी थे वो व्यवस्थाएं करके इस अधिकारी को बताते थे, और फिर ये अधिकारी टीपू सुल्तान को रिपोर्ट करता था कि सेना की स्थिति क्या है और उसमें किन चीज़ों की और आवश्यकता है, कैसे उसको सुदृढ़ बनाया जा सकता है। अगला था जुमरा विभाग। जुमरा एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है दल या ट्रुप या पार्टी या समूह, संगठन, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो ये जो है विभाग था, ये बहुत महत्वपूर्ण था। राज्य की जो व्यवस्था थी, एक तो थी आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना, दूसरी थी बाह्य सुरक्षा करना। तो बाह्य सुरक्षा करने के लिए तो सेना विभाग था। अब आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए और शांति व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो विभाग था उसको जुमरा विभाग कहते थे। इसे सामान्य भाषा में आप पुलिस प्रशासन के रूप में समझ सकते हैं। तो इस विभाग का या इस दल का भी ये काम होता था कि पूरे राज्य के अंदर जो है वो शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे।
और इसके लिए मीर मीरा कचहरी इसका भी अधिकारी होता था, लेकिन एक अन्य अलग अधिकारी होता था। जैसे कि सेना में कमांडेंट है, उसी तरीके से पुलिस विभाग में जैसे कप्तान कर दिया, कमांडर कर दिया, तो उसी तरीके का अधिकारी जो है इस विभाग में भी होता था। बस केवल कार्य क्षेत्र का अंतर था। सेना बाह्य क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को देखती थी और ये विभाग आंतरिक शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को देखता था। इसके बाद था तोपखाना एवं दुर्ग सुरक्षा। किलों की सुरक्षा करना और तोपखाने की सुरक्षा करना, तोपखाने की व्यवस्था करना, उसमें आवश्यक नवाचार करना, ये सारे के सारे काम करवाने के लिए एक अधिकारी होता था, उसको कहते थे मीर सदर कचहरी। तो मीर सदर कचहरी की अध्यक्षता में या उसके अंडर में अन्य जो तमाम अधिकारी और कर्मचारी होते थे वो इस विभाग को देखते थे। किले की सुरक्षा व्यवस्था होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि उस समय राज परिवार किलों में ही रहते थे और किले ही पूरे राज्य की सुरक्षा की गारंटी हुआ करते थे। इसलिए किलों की सुरक्षा के लिए तोपखाना बनाना, उनको तैनात करना और उसमें किस तरीके से वृद्धि की जाए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मीर सदर कचहरी के अंतर्गत आती थी। अगला होता था वाणिज्य एवं व्यापार विभाग। टीपू सुल्तान एक बहुत ही अच्छा व्यापारिक वर्ग से संबंधित व्यक्ति था और उसने न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों में फ्रांस, चीन, जर्मनी, इंग्लैंड और अन्य तमाम देशों के साथ, जो हमारे दक्षिण एशियाई देश थे, उन देशों के साथ ही बहुत अच्छा व्यापार करता था और उसके लिए वाणिज्य की व्यवस्था करना बहुत जरूरी था। और इसके लिए पूरा का पूरा विभाग उन्होंने बना रखा था, जिसका नाम था मलिक उत्तुजार। मलिक उत्तुजार नामक पदाधिकारी जो होता था वो पूरी वाणिज्य और व्यापार की व्यवस्था को देखता था। और यही इसी का परिणाम था कि टीपू सुल्तान की राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी और अनेक विदेशों के साथ उनके संबंध थे, जहाँ से व्यापार होता था। अगला है जल सेना या नाविक विभाग। मैंने आपको पहले ही बताया कि टीपू सुल्तान के पास बहुत ही मजबूत नौसेना थी और साथ ही व्यापार करने के लिए नौ परिवहन की व्यवस्था थी। नाविक नावें चलाते थे, जहाज चलाते थे, सामान ले जाते थे। टीपू सुल्तान के समय में जहाजों की भी व्यवस्था की गई थी। इसीलिए इसको एक वैज्ञानिक प्रशासक कहा गया है कि उसने विज्ञान के क्षेत्र में, नई तकनीक के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रयास किए थे। तो इसके लिए, इस विभाग के लिए जो अधिकारी था उसका था मीर याम कचहरी। मीर याम कचहरी जो पदाधिकारी होता था वो जल सेना और नौ परिवहन से संबंधित व्यवस्था को देखता था। अगला है टंकण एवं राजकोष विभाग। टंकण एवं राजकोष विभाग को आप जो है वो अभिलेख विभाग भी कह सकते हैं और साथ ही इसके साथ राजकोष जुड़ा हुआ, ट्रेजरी जुड़ी हुई है। यानी जो खर्च है वो किस तरीके से किया जाएगा, कैसे उनकी दस्तावेज तैयार किया जाएंगे, दस्तावेजों की कैसे निगरानी होगी, किस तरीके से उनको बनाए रखा जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक अधिकारी के अंतर्गत होती थी और वो था मीर खजाना कचहरी। मीर खजाना कचहरी ये अधिकारी जो होता था वो इन सारी चीज़ों को देखता, पूरे अभिलेख मेंटेन करना, पूरा राजकोष की व्यवस्था करना और पूरे जिले के अंदर या जो भी स्तर है, चाहे वो नगर का स्तर हो, प्रांत का स्तर हो, उन सभी में खर्च किस तरीके से होगा, कैसे पैसे की व्यवस्था की जाएगी, ये सारा का सारा काम जो है वो इस अधिकारी के अंतर्गत होता था। केंद्रीय स्तर पर इसके अलावा भी कुछ विभाग थे, छोटे छोटे विभाग थे जो कि अपना कार्य करते थे ताकि व्यवस्था सही तरीके से बनी रहे। एक था डाक एवं संचार विभाग, यानी डाक और सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए भी एक विभाग था जो पूरी की पूरी व्यवस्था देखता था और इसमें भी अन्य विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी होते थे। इसके बाद था गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग जो है प्रत्येक राज्य का एक महत्वपूर्ण विभाग होता है
और उसके आधार पर शासक जो है वो तरह तरह की गुप्त सूचनाएं एकत्रित करता है ताकि वो राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके और विभिन्न प्रकार की आर्थिक जानकारी मिल सके, जनता से संबंधित जानकारी मिल सके, इसके लिए गुप्तचर विभाग था। अगला था लोक निर्माण विभाग। विभिन्न प्रकार के किले बनवाना, सड़कें बनवाना, भवन बनवाना और विभिन्न प्रकार की निर्माण कार्य करने के लिए एक लोक निर्माण कार्य होता था, विभाग होता था, जो विभाग पूरे राज्य के अंदर कहाँ पर किस तरीके से निर्माण होना है, कैसे करना है, कैसे पैसे की व्यवस्था करनी है, कैसे क्या करना है, ये सारी की सारी व्यवस्था ये विभाग देखता था। और इसके अलावा भी और अनेक छोटे मोटे अधिकार विभाग होते थे जो विभिन्न अधिकारियों के अधीन हुआ करते थे। तो ये जो व्यवस्था थी ये केंद्रीय स्तर पर थी, यानी कि राज्य के केंद्र स्तर पर यानी मुख्य स्तर पर ये व्यवस्था थी। इसके बाद देखेंगे प्रांतीय स्तर पर। पूरे मैसूर राज्य की व्यवस्था को समुचित तरीके से चलाने के लिए टीपू सुल्तान ने अपने राज्य को कई प्रांतों में बांट रखा था, डिविजन्स कर रखे थे उसके, और इन प्रांतों की संख्या 17 थी। यानी ये 17 प्रांत थे जो विभिन्न भागों में बटे हुए थे, और इन प्रांतों का जो मुख्य अधिकारी होता था वो आसिफ कहलाता था। ये आसिफ अधिकारी जो है पूरे प्रांत की व्यवस्था को देखता था, एक तरीके से गवर्नर आप इसे मान सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नर, और वो पूरे राज्य की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, इन सभी से संबंधित जानकारी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो टीपू सुल्तान को सौंपता था ताकि टीपू सुल्तान को राज्यों की जानकारी मिल सके। इसके बाद सभी प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था, और वो जिला स्तर पर जो अधिकारी होता था वो जिलेदार होता था, जो सारी की सारी व्यवस्था को चलाता था, चाहे वो भू राजस्व से संबंधित हो, चाहे वो सिविल प्रशासन से संबंधित हो, चाहे वो शांति व्यवस्था से संबंधित हो, ये सारा का सारा काम जिला स्तर पर जिलेदार के द्वारा देखा जाता था। इसके बाद स्थानीय स्तर पर कस्बा स्तर पर, शहर स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं थी जिनको हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, और वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के निर्वाचित और नियुक्त अधिकारी होते थे। इसके अलावा कुछ अधिकारी ऐसे भी होते थे जो ग्रामीणों के द्वारा स्वयं जो है अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित किए जाते थे ताकि वो प्रशासन में सहयोग कर सकें। तो इस तरीके से ग्रामीण स्तर से लेकर के और केंद्रीय स्तर तक पूरी की पूरी व्यवस्था जो है सुसंगठित थी, जिससे कि टीपू सुल्तान के राज्य का प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। और अब हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान की भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी। भू राजस्व व्यवस्था के बारे में अगर हम देखें तो जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था के आधार पर जमींदार वर्ग बहुत ही सशक्त हो गया था। इनको पॉलीगीर कहते थे वहां पर। तो इन पॉलीगीरों को समाप्त कर दिया, हटा दिया ने टीपू सुल्तान ने उनको हटा दिया, और उनके स्थान पर वो किसानों से सीधे संपर्क स्थापित किया, किसानों को सीधे जमीन दी, किसानों से सीधी वार्ता की और टैक्स निर्धारित किए। जब किसानों को दिक्कत हुई कि भाई उनके पास लागत के लिए पैसे नहीं है, वो खेती कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो जमींदार उनकी मदद करते थे, तो उसके लिए एक पूरा का पूरा विभाग बना दिया टीपू सुल्तान ने, और उस विभाग के द्वारा तकावी व्यवस्था शुरू की। तकावी प्रथा का मतलब है ऋण व्यवस्था, यानी किसानों को अपनी खेती में उत्पादन करने के लिए जो लागत के लिए पैसे चाहिए वो राज्य जो है वो ऋण के रूप में देता था, और बाद में उत्पादन हो जाने पर उसको वसूल करते थे। तो ये टीपू सुल्तान ने जो अप्रत्यक्ष व्यवस्था थी कृषि की, उस व्यवस्था को हटा करके प्रत्यक्ष व्यवस्था लागू की थी, जिससे किसानों को भी राहत मिली और राज्य को भी राहत मिली। और बीच में जो मीडिएटर्स थे
जिनको हम जमींदार या पोलीगर कह सकते हैं, कहते थे, वो उसने रास्ते से हटा दिए। उन्होंने कहा नहीं, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा भाग जो है कृषि उत्पादन का, वो आप लोग जो है वो नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं, और राज्य को उसका लाभ नहीं मिल पाता है, न ही किसानों को उसका लाभ मिल पाता है। अब देखेंगे जो कर व्यवस्था थी, कर व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो टीपू सुल्तान ने 1/2 से लेकर के 1/3 तक, 1/2 से लेकर के 1/3 तक कर निर्धारण कर रखा था। और ये कर निर्धारण भूमि के उपजाऊपन के आधार पर किया गया था। जहाँ कम उत्पादन होता था वहाँ 1/2 लिया जाता था, जहाँ ज़्यादा उत्पादन जहाँ कम होता था वहाँ 1/3 लिया जाता था, और जहाँ ज़्यादा होता था वहाँ 1/2 लिया जाता था। लेकिन श्रीरंगपट्टनम की संधि जब होती है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद टीपू सुल्तान ने ये कहते हुए कि राज्य को अधिक धन की आवश्यकता है, उन्होंने भू राजस्व में वृद्धि कर दी थी, और इस भू राजस्व को उन्होंने अब एक लेवल पर ले आए थे, 2 लेवल से, और वो लेवल था 37.5%, यानी 37.5% कर निर्धारित किया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। और इसके बाद देखेंगे कि टीपू सुल्तान के समय, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही समृद्ध व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था थी, जिसके कारण टीपू सुल्तान का राज्य बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। तो ये थी टीपू सुल्तान की प्रशासनिक व्यवस्था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। निरंतर हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।